Good morning everyone. Today we are going to discuss next colligative property जो solution chapter में आप देखते हो that is your osmosis और osmotic pressure की हम बात करेंगे. उसके बाद elevation in boiling point और depression in freezing point की बात करेंगे. तो हमारा जो basically topic है next colligative property that is your हम बात करेंगे osmosis and osmotic pressure. Osmotic pressure ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो इट इज डिनोटेड बाय पाई. इसको हम पाई से डिनोट करते हैं. नॉर्मली प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की बात आएगी तो उसके लिए एक नया सिंबल यूज करना है दैट इज नोन एज पाई. और ये बेसिकली सोल्यूशन में यूज होगा. आगे जाने के पहले हम यहाँ पे इस टर्म को थोड़ा सा सीखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है. ऑस्मोसिस एंड वन मोर टर्म दैट इज नोन एज ए डिफ्यूजन. इन दोनों टर्म्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेंगे. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन की बात आती है तो कंसंट्रेट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. आप कोई अगर डीओ लगा के क्लासरूम में आता है तो पूरे क्लास के बच्चों को पता लग जाएगा कि वो डीओ लगा के आया हुआ है. ऐसे में डिफ्यूजन आपका एक इम्पोर्टेंट रोल उसमें प्ले करेगा. किसी घर में अगर नॉन वेज या हॉट एंड सिजलिंग फूड बना हुआ है तो पड़ोसी के घर में पता लग जाता है कि आपके घर में क्या बना हुआ है. तो डिफ्यूजन बेसिकली डिफ्यूजन का मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. कहीं पे क्या है मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल फ्रीली क्या कर रहे हैं मूव करना शुरू कर जाते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल के पास क्या होती है काइनेटिक एनर्जी. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है लो है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इटसेल्फ स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन. उसको हम डिफ्यूजन की बात करते हैं. कहीं ना कहीं डिफ्यूजन की बात आगे करेंगे तो इस पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का मास कैसा है. भारी है तो डिफ्यूजन स्लो होगा. द लाइटर इन मॉलिक्यूल दे विल डिफ्यूज लिटिल फास्टर. ऑस्मोसिस भी कुछ इससे मिलता जुलता रहेगा, लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेंगे हम. ऑस्मोसिस बेसिकली जो है इट इज टेकन फ्रॉम है ना ग्रीक वर्ड जिसमें ऑस्मोसिस का मतलब होता है पुश करना. पुश, ठीक है ना. ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ पुश और हम अगर इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो मान लो कि मेरे पास ये एक कंटेनर है. कंटेनर में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आप देखोगे कि आप दो कंटेनर ले सकते हैं. एक कंटेनर लेकर के उसको एक थिन मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देंगे. तो वी हैव अ कंटेनर. यहां मैंने क्या रख दिया प्योर वाटर रख दिया. यहां मैंने सपोज करो रख दिया क्या शुगर सोल्यूशन और बीच में एक मेम्ब्रेन लगाएंगे. दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज SPM. एक स्पेशल क्वालिटी की मेम्ब्रेन है बेसिकली. अगर हम बात करते हैं तो SPM की जो बात करेंगे दैट इज योर स्पेशल क्वालिटी मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं. दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है इसके विषय में थोड़ा डिस्कशन करेंगे. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको मिल सकती है गोट या पिग के गॉल ब्लैडर को देख सकते हो. इंटेस्टाइन में आपको मिल सकता है. अगर आपके पास एग है तो अंडे को आप अगर थोड़ा अनसेल्ड करके देखिए. फिर आप उसके अंडे का जो कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होता है उसको आप रिमूव करके देखिए. आइदर कीप इन अ डाइल्यूट HCl तो आपको एक थिन मेम्ब्रेन मिलेगी जिसके अंदर पूरा उसका लिक्विड मटेरियल भरा रहता है. तो एग में भी आपको मेम्ब्रेन मिल जाएगी दैट इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मिलेगी. ग्रेप्स है या ग्रेप्स की जो आउटर लेयर है आइदर यू हैव रेजिन. तो रेजिन में भी जो उसका बेसिकली जो अपर एक थिन मेम्ब्रेन होता है. अगर हम रेजिन को कहीं पे भी पानी में डाल देते हैं तो रेजिन इज गोइंग टू सेल अप, तो वो भी एक तरीके से क्या होगा ऑस्मोसिस होगा. और अपर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. आर्टिफिशियली भी इसको बनाया जाता है
जिसमें बेसिकली हम लोग कॉपर फेरो साइनाइड से बना सकते हैं, कॉपर फेरो साइनाइड से बनाया जा सकता है। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ की, हमारे पास एक कंटेनर में सॉल्वेंट है, दूसरे कंटेनर में एक सोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली दिस इज द डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब जहां सॉल्वेंट ज्यादा है, दिस विल बी टेकन एज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। बोथ आर गोइंग टू बी सेपरेटेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। दोनों को हमने क्या किया है, थिन मेम्ब्रेन से सेपरेट किया। ये मेम्ब्रेन ऐसी है जिसमें माइन्यूट होल्स होते हैं। दिस मेम्ब्रेन हैज अ टाइनी पोर्स। दिस मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन की खासियत है अलाउ टू पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, केवल सॉल्वेंट को पास करने के लिए अलाउ करती है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपका बेसिकली वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएंगे तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन। ये मेरे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये कंसंट्रेट सोल्यूशन है। मॉलिक्यूल इसकी तरफ जाएंगे, धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट बनाएंगे। दोनों साइड का कंसंट्रेशन वेरी करेगा, ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ की मोलरिटी ज्यादा है, यहाँ का मोलरिटी कम है। तो ये फेनामेना हमारी तब तक चलेगी जब तक दोनों साइड में कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट नहीं हो जाता। ऑस्मोसिस तब तक होगा जब तक कि दोनों साइड में कंसंट्रेशन हमारा इक्विवेलेंट नहीं हो जाता। तो ये कैसे डिफाइन किया जाए, व्हाट इज द ऑस्मोसिस एक्चुअली। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेट सोल्यूशन की तरफ। किससे होके जाएंगे, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होके जाएंगे। तो स्पॉन्टेनियस अपने आप जा रहे, इट्स सेल्फ अकरिंग फेनोमेना, नो वन इज गोइंग टू फोर्स, कोई दूसरा इसको फोर्स नहीं करेगा। कंसंट्रेशन का डिफरेंस होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो इस साइड में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या काउंटिंग ज्यादा रहती है, राइट हैंड साइड में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या कम है। तो ये भी एक तरीके से डिफ्यूजन ही है, लेकिन डिफ्यूजन के टाइम हम देखते थे कि हायर कंसंट्रेशन से यहाँ लोअर कंसंट्रेशन हो रहा था। यहाँ पे मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है, यहाँ मॉलिक्यूल की संख्या कम है। यहाँ इन दिस केस आल्सो अगर हम देखते हैं तो डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है, सोल्यूशन में अगर देखेंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या कम है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा थ्रू एसपीएम, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर हो रहा है तो दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। हम उसको ऑस्मोसिस के नाम से बोल सकते हैं। तो when we talk about the osmosis, हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे थे, तो ऑस्मोसिस की डिफिनेशन की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मूवमेंट भी कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, सेल्फ होगा। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम, कहां से होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। Movement of spontaneous movement of solvent molecule from a dilute solution to concentrated solution through semi-permeable membrane is known as osmosis। हम इसको osmosis के नाम से जानते हैं, known as osmosis। अगर इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम हटा देते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर हटा दी जाती है तो ये फेनामेना हमारा डिफ्यूजन कहलाएगा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है। डिफ्यूजन में दो सॉल्यूशंस के बीच में दो जो डिफरेंस कंसंट्रेशन है उसके बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती, कोई वॉल नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है। इसकी खासियत क्या है, इट्स अलाउ ओनली टू मूव द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जिसके पोर्स होते हैं, दैट अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड डू नॉट अलाउ सोल्यूट मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम दैट मेम्ब्रेन। तो पाया कहा जाता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट इज फाउंड बेसिकली इन
एग में, अनसेल्ड एग में आप देख सकते हो, अगर आपके पास एग है तो आप उसमें आप चेक कर सकते हो। एग के अंदर की मेम्ब्रेन जो बेसिकली होती है दैट इज योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से बोला जा सकता है। अब हम ऑस्मोसिस के अगर थोड़ा सब डिवीजन की बात करते हैं, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कितने तरीके का हो सकता है, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज नोन एज इंडोस्मोसिस, अनदर इज नोन एज एक्सोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस की जब बात करते हैं तो मान लो आपके पास एक बीकर है। बीकर में आप क्या करिए कि बीकर में अगर आपने एक रेजिन रख दिया, किसमिस, रेजिन को रखेंगे, सराउंडिंग में हम क्या रखेंगे, पानी रख देंगे। एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व, थोड़ी देर के बाद आपको ये क्या दिखेगा, इट इज गोइंग टू बी स्वेल अप। सराउंडिंग से वाटर के मॉलिक्यूल दे आर गोइंग इनसाइड। वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो अंदर चला जाएगा और आपकी जो रेजिन है दैट इज गोइंग टू बी स्वेल अप। डन। हम लोग अगर इसको देखते हैं तो आप एक बीकर ले सकते हो, जार ले सकते हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर रेजिन डाल के रख दीजिए एंड सी द ऑब्जर्वेशन फॉर सीनस आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद के बाद आपको जो ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है, ये जो रेजिन है स्लोली क्या करेगा, सराउंडिंग के वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसके रेजिन की जो आउटर लेयर है दैट इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वाटर इज गोइंग फ्रॉम सराउंडिंग में जो वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज मोर, और जो हमारा रेजिन है वो एक तरीके से गाढ़ा शुगर सोल्यूशन लिया जा सकता है। रेजिन इज वेरी ड्राई, कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन जैसा रहेगा। तो रेजिन के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है, सराउंडिंग में वाटर ज्यादा है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर जा रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंडोस्मोसिस के नाम से जानेंगे। और आपको फाइनली जो सोल्यूशन मिलने वाला है, बेसिकली जो मिलेगा उसमें आपको रेजिन क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी स्वेल अप हो जाएगी। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज इंडोस्मोसिस, इज इट। तो हम इसको थोड़ी देर बाद इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा। एक्सोस्मोसिस की अगर हम बात करते हैं तो क्या करना होगा, एक्सोस्मोसिस की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो मान लो तुम्हारे पास एग है, एक को आप क्या करो, अनसेल्ड करके रख लो, वन से क्रैक इट, ना। अगर आप इसको क्रैक करते हो, मैंने बोला था कि आप इसको क्रैक करोगे तो बहुत सावधानी के साथ करना पड़ेगा, पता लगा कि आपका एग फूट सकता है ना, दिस इज द पॉसिबिलिटी, ना। तो इसको आप ऐसे क्रैक करिए कि बेसिकली क्रैक ना हो, तो ये चांसेस है इसमें क्रैक होने के लिए। इसको अनसेल्ड करके इसको हम डाइल्यूट HCl में विनेगर में डाल देते हैं, विनेगर में डाल देंगे तो इसका अपर जो कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा। लेटर ऑन हम इसको क्या करेंगे, आपके पास अगर यहाँ पे क्या बेसिकली साल्ट है, एक कंटेनर में आप साल्ट लेकर के उसमें क्या करिए, अनसेल्ड एग को, इसको मत डालिएगा, अनसेल्ड एग को इसमें डालिएगा तो आपको यू विल सी दैट जो रिड्यूस, अंडे का जो साइज होगा दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस, तो दैट इज नोन एज इंडोस्मोसिस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोस्मोसिस में बात किया कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सब्सटेंस टू आउटसाइड, उसके जो सराउंडिंग में जा रहा है, सराउंडिंग में जाएगा तो एक्सोस्मोसिस, सराउंडिंग से अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो दैट इज नोन एज इंडोस्मोसिस। तो आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमारे पास अंदर इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस की हमने बात कर ली, उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे समझा जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए बेसिकली क्या होगा, हमारे पास है डिवाइस मेजरमेंट करने के लिए, तो देयर इज अ डिवाइस दैट इज प्रिपेयर्ड बाय
टू साइंटिस्ट दैट नेम इज इन बर्कले एंड हार्टले। और ये मेरे पास एक डिवाइस है, डन। बीच में हमें यहाँ पे एक SPM लगा देना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे सेंटर में। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो साइज होती है बेसिकली, जिसके माइन्यूट पोर्स होते हैं, इसके जो माइन्यूट होल्स होते हैं, दैट अलाउ टू पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो बेसिकली दिस इज नोन एज SPM। SPM हम बोलेंगे। वन साइड we have solvent molecule, एक साइड में हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। दिस इज नोन एज वाटर हो गया। वाटर बोले तो आपका एक तरीके का सॉल्वेंट है। अंडर साइड भी है सोल्यूशन, दूसरे साइड में हमारे पास सोल्यूशन है। इट में भी शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इट इज ए कंसंट्रेटेड, और दिस इज नोन एज डाइल्यूट। इसको हम एज ए डाइल्यूट सोल्यूशन ट्रीट करेंगे। डाइल्यूट सोल्यूशन, अंदर इज योर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। वन इज योर डाइल्यूट सोल्यूशन, अंदर इज योर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। और यहाँ पे बेसिकली कैपिलरी ट्यूब हमने लगा दिया, तो कैपिलरी ट्यूब हमें ये बताएगी कि इसमें वाटर का लेवल कितना है। वी नो दैट कि देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इटसेल्फ अपने आप से इधर से आपका किधर की तरफ जाएंगे? सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। The movement of spontaneous movement of solvent molecule from a dilute solution to concentrated solution is through SPM is known as osmosis। इधर से इधर जाने को हम बोलते हैं osmosis। लेकिन जैसे ही इसके मॉलिक्यूल अगर उस साइड में जा रहे हैं तो एक तरीके से प्रेशर अप्लाई करेंगे। When these molecules are going to pass through this membrane, they apply a hydrostatic pressure। तो आपको ये मैंने पूरी डिवाइस समझाई कि दिस डिवाइस वाज डिजाइन्ड बाय बर्कले एंड हार्टले, टू साइंटिस्ट। उन्होंने क्या कि दो सॉल्यूशन को सेपरेट किया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। वन साइड दे टूक द डाइल्यूट सॉल्यूशन, अदर साइड दे टूक द कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये इसका नेचुरल फेनोमेना था, इटसेल्फ होने वाला था। तो बीच में आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज गोइंग ऑन। जब इसके मॉलिक्यूल आकर के इसकी वॉल पे टकराएंगे तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे। उस प्रेशर को वजह से आसानी से और पास हो जाएंगे उस फोर्स की वजह से। हमें इस प्रेशर को मेजर करना है। उस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा के रखा है और ये देखना है कि मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल होगा, जैसे जैसे ऑस्मोसिस शुरू होगा तो वाटर का लेवल क्या होगा? डाउन साइड मूव करेगा। हम यहाँ पे पिस्टन से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जिससे कि इसका ऑस्मोसिस की फिनोमेना क्या हो? रुक जाए। द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर, हम अपोजिट साइड से यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे। तो वो जो प्रेशर लगाएंगे कि जिससे ऑस्मोसिस की फिनोमेना को रोका जा सके, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्योंकि दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पाई के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिफिनीशन की बात करते हैं तो कैसे लिखा जा सकता है? ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे तो अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड इन द साइड ऑफ सोल्यूशन। हम अगर बात करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर डिफिनीशन की बात करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनीशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड in the side of solution to just stop the phenomenon
phenomenon of osmosis. अमाउंट ऑफ प्रेशर, हमने इस साइड में कितना प्रेशर लगा, अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड, मैंने अप्लाई किया इन द साइड ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन यानी अपोजिट साइड में अप्लाई करेंगे, टू जस्ट स्टॉप द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज, डायरेक्टली डिफाइन लिख सकते हो, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देन हाइड्रोस्टैटिक इन नेचर होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है। तो आप उसकी डिफिनेशन नोट कर सकते हो, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू द एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। व्हाइल द ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करते हैं तो दे अप्लाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू मेजर इट। अगर हमें उसको मेजर करना है तो बी अप्लाइड द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर फ्रॉम अपोजिट साइड। और तो कितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो प्रेशर आप लगाओगे वो इसके इक्विवेलेंट अगर होगा तो ऑस्मोसिस की फिनोमेना क्या होगी, जस्ट रुक जाएगी। द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड इन द साइड ऑफ सॉल्यूशन जस्ट टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जाना जा सकता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की हमने बात कर ली। अब हम आगे इस पे बात करेंगे, इस पे जो न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाएगा, हाउ इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो आगे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर, वी नो द आइडियल गैस इक्वेशन की जब बात करते थे तो वो लिखते थे पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। हियर वी कैन अप्लाई, वी हैव टू अप्लाई द सेम इक्वेशन अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ज्यादातर केस में क्या डाइल्यूट सोल्यूशन रहेगा। पी को यहाँ पे पाई से रिप्लेस कर देना, पाई डॉट बी। पाई इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का रोल प्ले करेगा क्योंकि पाई भी एक तरीके का प्रेशर ही है। एन यहाँ होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है अगर हमें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आर इनटू टी हो जाएगा। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को और एक्सपेंड करना चाहते हो तो ये क्या, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। पाई मार्ट, मोलरिटी को हम लोग सी से भी शो करते हैं तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज होगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। और अगर मोलरिटी के चाहे तो मोलरिटी के फार्मूले को एक्सपैंड करके रख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पाई इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारे पास लीटर है इंटू आर इंटू टी। आर को जो क्या बोलेंगे, आर इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। WB क्या होगा, दैट वी नो दैट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। MV क्या होगा, दैट इज द GMM ऑफ सॉल्यूट। T is the temperature in Kelvin. T will be the temperature in Kelvin. Now we are going to discuss that how many type of solution, यानी कि type of solution on the basis of
ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे हम ये चेक कर सकते हैं कितने तरीके का सोल्यूशन हो सकता है। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे हम सोल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सोल्यूशन कैन बी ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट इट कैन बी हाइपोटोनिक, second it can be hypertonic, and third solution will be there when the osmotic pressure of the two solutions are going to be equal। तो थर्ड सोल्यूशन की बात करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हम फर्स्ट सोल्यूशन की बात करते हाइपो, हाइपो मीन्स स्मॉलर वैल्यू होगी, यानी लो की बात हो रही है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपो मीन्स हमेशा क्या होगा, लेस। हाइपो की बात करते हैं तो हाइपो जब हम टर्म यूज करते हैं तो यानी लो की बात कर रहे हैं। तो ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा हम उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं। यानी लिख सकते हैं द सोल्यूशन हैज लो ऑस्मोटिक प्रेशर, द सोल्यूशन हैज लो ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपरटोनिक की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन की बात होगी द सोल्यूशन हैज़ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा, उसको हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। वन वी टॉक अबाउट द हाइपर मीन्स, यहाँ पे जो टर्म है हाइपर, हाइपर मीन्स हाई, मोर। जब किसी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अगर ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर। ठीक है ना, हाइपर की बात करेंगे। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो आइसोटोनिक की बात आएगी। आइसो मीन्स होता है इक्वल, आइसो मीन्स क्या होगा, इक्वल और सेम। ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम होगा तो हम उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बीच में किसी भी तरीके की ऑस्मोसिस नहीं होगी, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी स्टॉप्ड, क्योंकि दोनों साइड में उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। तो सच सॉल्यूशन हैज इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर is known as isotonic solution, isotonic solution। अब हम एग्जांपल लेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की सिचुएशन में क्या होगा और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशंस हो सकती है। तो नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की सिचुएशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा। तो मान लो कि हमारे पास RBC, we know that RBC means red blood corpuscles। तो रेड ब्लड अगर हमारे पास सेल है, रेड ब्लड RBC की अगर हम बात करते हैं Now as we are going to discuss that कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हम लेंगे। लेट बी हैव RBC, रेड ब्लड सेल्स है, दैट इज फाउंड इन ब्लड। वी नो ब्लड में हमारे पास RBC होगा, WBC होगा, प्लेटलेट्स होगा, एंड अलॉन्ग विद दैट इज अ प्लाज्मा। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन है NaCl का सॉल्यूशन है, क्योंकि ब्लड में हमारे पास बेसिकली क्या मिलता है, NaCl रहेगा। NaCl सॉल्यूशन हम यहाँ पे क्या रखने जा रहे हैं, NaCl का कौन सा सॉल्यूशन रखेंगे बेटा, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस NaCl सॉल्यूशन। और इसके जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं, हैविंग अ कंसंट्रेशन, इट्स कंसंट्रेशन, एज्यूम करो कि मान लो इसका कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9% W/W,
लेस देन 0.9% W/W, यानी कि आप देख सकते हो कि 100 ग्राम हमारे पास जो एक्वा सोल्यूशन बनेगा उसमें साल्ट की मात्रा केवल 0.9 ग्राम से अगर कम डाली जाए, मान लो 0.5 ग्राम डाल दिया गया, 0.4 ग्राम है या 0.2 ग्राम अगर आप डालते हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पे NaCl है लेकिन उसकी मात्रा कम है, एक तरीके से डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। तो ब्लड सेल्स को हम इसमें रख के देखेंगे क्या होगा। ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। हाइपोटोनिक किसके रिस्पेक्ट में बेटा? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड दैट इज फाउंड इन द ब्लड वेन्स। ब्लड वेन्स में जो हमारा ब्लड होता है दैट इज उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो NaCl के 0.9% से सेम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करता है। लेकिन अगर NaCl का सोल्यूशन अगर हम 0.9% W/W बना लेते हैं और उसमें हमने क्या डाल दिया? RBC को डाल दिया। तो RBC को अगर इसके अंदर हम डालते हैं देन व्हाट विल हैपन? ये RBC उसकी अपनी एक थिन मेम्ब्रेन होगी, रेड ब्लड सेल्स होती है, स्फेरिकल होती है, इसकी अपनी आउटर एक थिन मेम्ब्रेन है। तो थिन मेम्ब्रेन होने से क्या होगा? ये दिस मेम्ब्रेन एक्ट एज SPM के तरीके से काम करेगी। सराउंडिंग का जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल क्या करेगा? अंदर की तरफ फ्लो मूव करेगा, इनवर्ड मूवमेंट होने वाला है। इस केस में क्या होगा? आपकी ये जो RBC है दैट इज गोइंग टू बी स्वेल अप। RBC क्या होगा? स्वेल अप हो जाएगा और ये आउटर जो मेम्ब्रेन है दैट इज गोइंग टू बी रप्चर, वो रप्चर हो जाएगी। और दिस फेनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस और हीमोलाइसिस की बात करेंगे। ये रप्चर हो जाएगा। फाइनली अगर ये सेल हमारी रप्चर हो गई तो पूरा जो रेड कलर का जो ब्लड होता है वो पूरे पानी में क्या होगा? डिफ्यूज हो जाएगा, पानी में फैल जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। RBC को अगर तो वी कैन सी हियर कि अगर हम RBC को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। लो ऑस्मोटिक प्रेशर होने के बाद सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर जाएंगे, RBC के अंदर जाएंगे थ्रू दिस मेम्ब्रेन ऑफ द RBC। फाइनली हमारी जो सेल होती है वो क्या होती है? स्वेलअप हो जाती है। स्वेलअप होने की वजह से फाइनली इट इज गोइंग टू बी रप्चर और पूरा हमारा जो ब्लड होगा वो पूरा पानी में स्प्रेड हो जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ फेनोमेना वेयर वी कैन सी हीमोलाइसिस, एक तरीके का एग्जाम्पल है जिसमें हीमोलाइसिस बोल सकते हैं या इसको प्लाज्मोलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज द बायोलॉजिकल फेनोमेना प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस की सिचुएशन कब होगी? तो डॉक्टर्स जब इंजेक्शन लगाते हैं, इंटरवेनस इंजेक्शन लगाना रहता है, तो उनको जो अपने मेडिसिन का जो कंसंट्रेशन रखना है, कंसंट्रेशन ऑलवेज 0.9% से मैचिंग होना चाहिए। 0.9% W/W से अगर कम है तो हीमोलाइसिस का खतरा रहेगा। ब्लड में जो बेसिकली RBC की सेल्स होगी दैट विल रप्चर्ड और ये हमारे लिए मेडिकली पेशेंट के लिए ठीक नहीं रहेगा। व्हाट विल हैपन? अगर हम कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ा दें, NaCl कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी मोर देन 0.9%, अगर 0.9% से ज़्यादा का सोल्यूशन लेते तो क्या होगा? तो नेक्स्ट केस हम देखेंगे RBC को। RBC हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की क्या सिचुएशन होगी अगर हमारे पास सोल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑफ NaCl हम लेने जा रहे हैं एक्वस विद रिस्पेक्ट टू ब्लड। हमारे पास कंटेनर है, अब की बार हम सोल्यूशन रखेंगे, लेकिन सोल्यूशन जो हमारे पास बेसिकली है वो इसका जो कंसंट्रेशन है दिस इज NaCl एक्वस। NaCl एक्वस का मतलब है नमक को आपने पानी में डिजॉल्व किया, कॉमन सॉल्ट यू हैड डिजॉल्व इन द वाटर, बट हियर कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज हाउ मच? इज मोर देन, ग्रेटर देन या मोर देन किससे ज़्यादा होगा बेटा? 0.9% W/W। 0.9% W/W से अगर ज़्यादा है तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर इसमें RBC को इसमें प्लेस कर दिया जाए, मान लो हमारे पास एक रेड ब्लड सेल है दैट इज योर RBC, रेड ब्लड कर्पसेल्स रेड ब्लड सेल है, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमल मेम्ब्रेन जैसी काम करेगी। अब की बात जो सराउंडिंग का सोल्यूशन वो कंसंट्रेटेड है, इसके अंदर का जो वाटर होगा दैट वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग आउट, ये बाहर चले जाएंगे
and RBC is going to be shrink. RBC जो रेड ब्लड सेल्स होगी वो shrink हो जाएगी. तो दिस इज द सिचुएशन, यू नो, ये सेल फाइनली इट इज गोइंग फॉर श्रिंकिंग. अगर हम सेल की बात करेंगे तो इट इज गोइंग टू श्रिंक हो जाएगी और इसके अंदर का वाटर आपका बाहर निकल जाएगा. तो दिस इज अगेन, यू नो, द प्रॉब्लमेटिक कंडीशन. सो दैट डॉक्टर्स ऑलवेज एडवाइज, डॉक्टर्स जो हमारे इंटरवेनस इंजेक्शन देते हैं वो हमेशा 0.9% एग्जैक्टली W/W होना चाहिए, ना तो उससे कम होगा ना तो ज़्यादा हो. And if what is the condition when there is isotonic? Isotonic होने का क्या मतलब है? Isotonic solutions का क्या मतलब है? नेक्स्ट सोल्यूशन हम बात करेंगे, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन में जैसे हमने बात किया, आइसो मीन्स इक्वल, आइसो मीन्स इक्वल, आइसो मीन्स हो गया इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए. आइसोटोनिक का मतलब इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर. दो सोल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टू सेम है, तो हम ऐसे सॉल्यूशंस को इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर कंटेनिंग सोल्यूशन बोल सकते हैं या आइसोटोनिक सोल्यूशन के नाम से जान सकते हैं. हमारे पास दो सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन को अगर मैंने मान लिया SPM से सेग्रीगेट करके रखा है, यहाँ पे SPM लगा दिया मैंने. दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इधर आपके पास सोल्यूशन है, दिस इज द, सपोज करो फर्स्ट सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन दैट इज नोन एज सेकेंड सोल्यूशन. दोनों साइड में आइसोटोनिक का मतलब दोनों साइड कंसंट्रेशन भी सेम होना चाहिए. आइसोटोनिक सोल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑस्मोसिस इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड. ऑस्मोसिस हमारी क्या होगी, बंद हो जाएगी. नो ऑस्मोसिस अगर तेरी ऑस्मोसिस नहीं होगा. इस केस में हम देख सकते हैं फर्स्ट सोल्यूशन के केस में हमारे पास जो फर्स्ट सोल्यूशन है उसके केस में बात करें, अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग π1 मान लें, तो π1 इक्वल टू कितना होगा बेटा, C1 × RT. एंड सिमिलरली फर्स्ट सेकेंड सोल्यूशन की बात करें तो सेकेंड सोल्यूशन के केस में हम बात करेंगे, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 ले लो, C2 × RT हो जाएगा. नाउ आइसोटोनिक की जो कंडीशन है, इफ बोथ द सोल्यूशन आर आइसोटोनिक, दोनों साइड में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो क्या होगा, आइसोटोनिक होने के लिए π1 मस्ट बी इक्वल टू π2 होना चाहिए. और LHS अगर सेम है तो RHS भी सेम होगा. ऐसा अगर है तो C1 मस्ट बी इक्वल टू C2 होगा. इफ π1 इज इक्वल टू π2, C1 मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, T को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट है. T कांस्टेंट है, R तो पहले से कांस्टेंट है, R एंड T बोथ आर कांस्टेंट. सो दैट π1 इज इक्वल टू π2 होने पे C1 मस्ट बी इक्वल टू C2 हो जाएगा. और ये दिस इज द केस ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन. ये केस किसका होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन का होगा. अब हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट किया जाए. तो नो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस. और बिफोर दैट वन थ्योरेटिकल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज, यू नो, edema. There is one medical problem that is known as edema. Edema क्या है, edema, EDEMA, edema. एक तरीके से कह सकते हैं ये एक तरीके से मेडिकल पेन है. मेडिकल पेन हमें मालूम है, कहीं पर भी आपको पेन हो रही है, कहीं से आपको चोट लग जाती है तभी पेन होता है. तो देयर आर पर्सन, यू नो, सपोज करो मुझे बहुत ज़्यादा साल्ट खाने की हैबिट है, क्या, तो एडिमा पे हम बात अगर करते हैं तो एडिमा एक तरीके की मेडिकल पेन होती है. वो बेसिकली ऐसे लोगों में पाई जाती है जो लोग ज़्यादा साल्टी फूड खाते हैं, ज़्यादा नमक खाते हैं. तो अगर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो बेसिकली मसल्स हैं, मसल्स में अगर हम मान लेते हैं कि मसल्स के लेयर है जिसमें NaCl ज़्यादा मात्रा में है, तो क्या होगा, एक तरीके से हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड NaCl सोल्यूशन होगा. ये क्या करेगा कि बेसिकली जहाँ पे NaCl यहाँ पे स्टोर है, वो सराउंडिंग से क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब और एक्यूमुलेट वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सराउंडिंग ऑल अराउंड से क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर ले. तो वाटर एब्जॉर्ब होने की वजह से पफिनेस मिलेगा, स्वेलिंग मिल जाएगी. यू विल गेट स्वेलिंग
इन टिश्यूज। स्वेलिंग इन टिश्यूज जो हो रही है तो एक तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में आपको पेन फील होगा, तो दैट पेन इज नोन एज एडिमा। टू अवॉइड इट वी शुड नॉट ईट साल्टी फूड इन एक्सेस। साल्टी फूड हमें कम मात्रा में खाना चाहिए, तो दैट इज द सिचुएशन कि हम एडिमा से बच सकते हैं। साल्टी फूड अगर हम कम खाते हैं तो एडिमा से बचाया जा सकता है। तो एडिमा मैंने बोला अगर आप साल्ट ज़्यादा खाते हो तो आपकी बॉडी में स्किन पे जगह जगह क्या होगा, आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है, आपको स्वेलिंग मिल सकती है। बिकॉज द NaCl हैज़ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द वाटर। वाटर एब्जॉर्ब होने से आपको एक पफीनेस या स्वेलिंग आपको कहीं कहीं मिल सकती है, तो दैट इज नोन एज एडिमा। तो आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखेंगे इसमें क्या होगा, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution contains 25 milligram potassium sulfate in 2 liter water। 2 liter वाटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं आउट ऑफ दिस 2 की ये बात समझ में आ रही होगी कि कम मात्रा में है तो सल्यूट है, दिस इज और सोल्यूशन के लिए काम आ जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, तो गिवन है बेटा आपके पास वेट ऑफ सल्यूट कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 25 मिलीग्राम। ग्राम में लिखेंगे तो हो जाएगा 25 × 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट की बात करते हैं तो इसका मोलर मास आ जाएगा GMM ऑफ सल्यूट, GMM ऑफ K2SO4 निकाल सकते हो आप, तो दैट इज डिनोटेड बाय MB की बात करेंगे तो पोटेशियम का मोलर मास कितना होता है 39, 2 × 39 + 32 × 1 + 4 × 16 ऑल टुगेदर सम करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 174 U, यानी आप इसको ग्राम में लिखेंगे क्योंकि मोलर मास हमने लिखा ग्राम पर मोल, 174 आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपने पास है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज हाउ मच, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 2 लीटर। कितना होगा बेटा 2 लीटर। अब हम देखें क्योंकि हमारे पास जो सल्यूट है, सिंस जो सल्यूट है, सल्यूट इज साल्ट अपने आप में एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट है। आप इसको पानी में डालोगे तो ये टूट जाएगा। K2SO4 को अगर हम पानी में डालेंगे तो ये टूट करके क्या बनाएगा 2K+ बनाएगा और सल्फेट आपका -2 दे देगा। आप ये देख सकते हो क्योंकि ये 100% टूटेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके कितने मोल है बेटा 2 मोल, इसके कितने मोल है 1 मोल, तो ऑल टुगेदर यू विल सी दैट यू विल गेट हाउ मच 3 मोल। तो I क्या होगा, I इक्वल टू हो जाएगा 3/1। इनिशियली हमने इसके कितने लिए थे 1 मोल, बाद में बने कितने अपने पास 3 मोल। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दैट इज हाउ मच 3। वांट ऑफ फैक्टर जो यूज करेंगे दैट इज हाउ मच 3। अब न्यूमेरिकल की जब बात आती है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पाई इज इक्वल टू ICRT और टेम्परेचर, दैट द टेम्परेचर शुड बी गिवन टू यू। टेम्परेचर की हम बात करते हैं दैट कैन बी 27 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। R की वैल्यू की बात करते हैं तो R विल बी गिवन टू यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। तो ये डाउट आता है कि R की क्या वैल्यू लें क्योंकि यहाँ लीटर ATM में चल रहा है, प्रेशर को ATM में निकालना है, वॉल्यूम हमें लीटर में गिवन है तो 0.0821 लेंगे। ये डिग्री सेल्सियस में तो इसको हम केल्विन में बदल सकते हैं। अब हम पाई इक्वल टू ICRT लगाएंगे। I हमारे पास 3 है। कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो मास ऑफ सल्यूट कितना है I × WB डिवाइड WB × R × T, I × WB × R × T डिवाइडेड बाई MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट शुड बी इन द लीटर। I आपका 3 है और मास ऑफ सल्यूट कितना है 25 × 10⁻³ हो जाएगा इंटू
आर की वैल्यू आप देख सकते हो कितना, 0.0821 इंटू, अगर टेम्परेचर को केल्विन में हम लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 298 केल्विन हो गया, डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना 174 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 2 लीटर। तो इसको आप सॉल्व करिए, आपके पास 2 मिनट है, फर्स्ट टू सॉल्व वेरी क्विकली। तो नाउ वंस वी सॉल्व इट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.27 इंटू 10 की पावर -3 ATM। दिस विल बी द आवर फाइनल आंसर।